आयनिक इक्विलिब्रियम के डाउट्स? The statement is correct or not? The work done in reversible isothermal expansion is always more than the work done in irreversible isothermal expansion. हर्षल गणवीर? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें पिछली क्लास में क्या कहा था मैंने? सर वो रिलेटेड नहीं, आपके रिलेटेड नहीं पूछना। तुम्हें पिछली क्लास में मैंने साफ साफ कहा था कि आगे की चीजें मत पूछो। तुमने अब क्या किया कि पिछली बार तो तुमने आगे की चीज में आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर की ही आगे की चीज पूछी थी। अब तो तुमने क्या किया, एक स्टेप आगे चले गए। अब तुमने चैप्टर ही बदल के थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं सर, ये केमिकल इक्विलिब्रियम के पैकेज का क्वेश्चन था सर। ये थर्मोडायनेमिक्स का है, चलो इसको ठीक है, इसको अभी छोड़ दो, ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है, ठीक है। द वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन is always more than the work done in irreversible isothermal expansion, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, बट ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है। VRMS में m की यूनिट प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर टाइम। गैसियस स्टेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट ओवर 3 RT अपॉन m होती है। अगर आप ये मीटर पर सेकंड में निकालना चाहते हैं, मतलब आप वेलोसिटी को MKS यूनिट सिस्टम में निकालना चाहते हैं, तो R की वैल्यू को आप MKS यूनिट सिस्टम में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल रखेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे और मॉलिक्यूलर मास को किलोग्राम पर मोल में रखेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 32 ग्राम पर मोल, मगर इसको हम लिख सकते हैं 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। तो अगर गैस का मॉलिक्यूलर मास रखना है और आप MKS यूनिट सिस्टम वाला R रख रहे हो, तो इसको किलोग्राम पर मोल में रखेंगे, या फिर R की वैल्यू को 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल रखेंगे, तब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम पर मोल वाला रख सकते हैं, क्योंकि ये CGS यूनिट सिस्टम है। तब ये आंसर आपको सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। If you said that acid or base are in pair, that is strong acid react with weak base or weak acid react with strong base, then how can a weak acid? अरे भाई ऐसा नहीं कहा था मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस और वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ऐसा कब कहा मैंने? मैंने कहा था जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होते हैं उनमें हमेशा रिलेशन रहता है स्ट्रॉन्ग और वीक का। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस वीक है, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन नहीं कर सकता। HCl रिएक्ट कर रहा है बेस से, ये तो बात ही अलग हो गई ना। एक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब अपना H+ आयन जल्दी दे दे रहा है, इसका मतलब इस Cl को नहीं चाहिए, तभी तो वो दे दे रहा है जल्दी। ऐसा कब कहा था मैंने कि स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक बेस से रिएक्शन करता है और वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करता है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमेशा वीक और स्ट्रॉन्ग का रिलेशन रहता है। लास्ट चैप्टर के भी डाउट पूछ सकते हैं क्या? ठीक है पूछ लो, क्योंकि कल टेस्ट है आपका। केमिकल इक्विलिब्रियम के कुछ पैकेज के वीडियो सॉल्यूशन नहीं डले हैं, उनको मैं डाल दूंगा। Why OH ion do not combines with water as H+ ion? H+ आयन से वाटर आके जुड़ जाता है, जिसको हम H+ आयन एक्वस, या इसको H3O+ आयन, या इसको हम H5O2+ आयन ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही OH- आयन से भी वाटर जुड़ जाता है, बट जनरली हम उसको बताते नहीं है या ऐसे लिख देते हैं। वाटर हर किसी आयन से जुड़ता है,
OH आयन से भी जुड़ता है, बट उसको हम ऐसा बताते नहीं कि हम उसको OH डॉट H2O 1 माइनस आयन लिखे, वैसे ये होगा। मतलब हम इसको लिख सकते हैं H3O2 1 माइनस आयन, दिस इज OH माइनस आयन। जैसे हाइड्रोनियम आयन होता है H3O प्लस, वैसे ये भी हो सकता है ये। उसको जनरली OH आयन ही लिख देते हैं, बगल में एक्वस लिख देते हैं, तो अंडरस्टूड रहता है कि वाटर उससे जुड़ा हुआ है। स्टोइचियोमेट्री में ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन नहीं डले हैं, ठीक है, उनको डाल देंगे। और कोई डाउट? सर एक केमिकल स्पीशी को सॉल्ट कहलाने के लिए उस पे क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए? एक केमिकल स्पीशीज अगर एसिड और बेस से बनी है तो वो सॉल्ट है, क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है। मींस सर सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 से बना है। हालांकि ये डेफिनेशन क्लियर एकदम नहीं कह सकते। अब NaSCO3 को अगर हम देखें तो ये NaOH और H2CO3 से मिलकर बना है, इसलिए ये सॉल्ट है। मगर ये खुद भी एक और H प्लस दे सकता है, इसलिए एसिड भी है, तो फिर हम इसको एसिड सॉल्ट कहते हैं। सर हमने जो एक रिएक्शन करी थी BF3 प्लस NH3 BF3 NH3, तो सर ये जो प्रोडक्ट है इसका ये सॉल्ट कहलाएगा? एसिड बेस और सॉल्ट बेसिकली ये डेफिनेशन जो रहती है ये आर्सेनिक एसिड बेस और ब्रोस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट की है, और आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट का है। सर और एसिड और बेस की रिएक्शन को रिडॉक्स क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि लुईस एसिड कंसेप्ट, एसिड बेस कंसेप्ट के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर को एसिड और बेस उसी के हिसाब से है, तो रिडॉक्स क्यों नहीं है? उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होती है तब उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दीजिए। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है सोडियम एसीटेट, वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होकर एसीटेट आयन और सोडियम आयन देगा। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर है तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर, इसका कॉन्सेंट्रेशन सी मोल पर लीटर मीडियम में आ जाएगा। नाउ ये एसीटेट आयन हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, क्योंकि इनके हाइड्रोलिसिस से वीक एसिड बनता है। अगर इसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H है तो इक्विलिब्रियम पर ये C/1 माइनस H रहेगा, मीडियम में OH आयन कॉन्सेंट्रेशन CH रहेगा। इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट Kw अपॉन Ka होगा, इसका Ka, और वो CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। H को यहाँ से निकालने के बजाय 1 माइनस H को निगलेक्ट कर देंगे तो रूट ओवर Kw अपॉन Ka इंटू C, इस फार्मूले से H निकाल लेंगे। अगर यहाँ से निकलने वाली अल्फा H 0.05 से छोटी है तो चलेगी, नहीं तो फिर इससे निकालेंगे, वैसे इसी से निकल जाती है। इस सॉल्यूशन का pH 7 प्लस हाफ pKa प्लस हाफ लॉग C होता है, जहाँ Ka इसका Ka है और C इस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है मीडियम में। आयनिक इक्विलिब्रियम में एंटीलॉग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाती है, एंटीलॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। लॉग टेबल देखना आता है तो फिर आपको एंटीलॉग टेबल देखना भी सीखना पड़ेगा, या फिर कैलकुलेटर से एंटीलॉग की वैल्यू देख लीजिए। एग्जाम्स में कैलकुलेटर और लॉग टेबल अलाउड नहीं रहता है, मगर उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉग या एंटीलॉग जो लगता है वो ब्रैकेट में क्वेश्चन में दे दिया गया होता है। तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए या तो लॉग टेबल से एंटीलॉग देखिए और या फिर कैलकुलेटर से निकाल लीजिए।
आंसर चेक करने के लिए। और कोई रास्ता नहीं है एंटी लॉग लेने का, एंटी लॉग पता करने का। रिवीजन के टाइम पे पैकेज के ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज सफिशिएंट है या सब्जेक्टिव भी कर लेना चाहिए? जितने तरह के क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज्यादा सीखने मिलता है। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ फेस टेस्ट? कितनी बार तो बता चुका हूँ। आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक आएंगे। कैन वी ऑल्सो आइडेंटिफाई द सॉल्ट बाय आयनिक कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड से सॉल्ट को कैसे पता करोगे? HCO3 1 minus ion gives H plus ion plus CO3 2 minus ion. इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka2 होता है। How the dissociation constant of this reaction is related with the hydrolysis reaction of this? CO3 2 minus ion will give you SCO3 1 minus ion plus OH minus ion. इसके हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से इसका Ka कैसे रिलेटेड है? अगर इस रिएक्शन को पलट के लिख दें, CO3 2 minus ion plus H plus ion will give you HCO3 1 minus ion. तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिवर्स हो जाएगा। इसमें वाटर वाला इक्विलिब्रियम ऐड कर दें, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है Kw। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये इक्विलिब्रियम आता है, जो कि CO3 2 माइनस आयन का हाइड्रोलिसिस इक्विलिब्रियम है। दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw अपॉन Ka2 होगा, जो कि इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा KH। Please explain the degree of dissociation and vapor density concept. किसी गैस की वेपर डेंसिटी होती है, उस गैस का मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। तो वेपर डेंसिटी को हम लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट को हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास को हम लिख सकते हैं मास अपॉन नंबर ऑफ मोल। तो ये मॉलिक्यूलर मास को हम लिख सकते हैं मास ऑफ द गैस अपॉन इट्स नंबर ऑफ मोल इनटू 2। अब अगर किसी गैस का मास कांस्टेंट रहता है तो ये मास अपॉन 2, ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाती है। तो गैस की वेपर डेंसिटी उसके नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। मतलब हम जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं कि फॉर अ गैसियस सिस्टम द वेपर डेंसिटी is inversely proportional to its number of moles if total mass remains constant. अगर एक गैसियस सिस्टम का टोटल मास कांस्टेंट रहता है तो वेपर डेंसिटी नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। एक क्लोज्ड सिस्टम में आपने W ग्राम ऑफ PCl5 लिया, ये क्लोज्ड सिस्टम था। PCl5 डिसोसिएट होकर PCl3 और Cl2 में चेंज हो गया। ये क्लोज सिस्टम है, मास कांस्टेंट है। PCl5 W ग्राम लिया था, वो ब्रेक हो गया, लेकिन टोटल मास ऑफ द गैसियस सिस्टम तो W ग्राम ही रहेगा। इसका मास कम हो गया, लेकिन इन दोनों का मास तो आ गया। अगर इसके 1 मोल लिए थे, इसके 0 मोल थे, और इक्विलिब्रियम पर अगर इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये डिसोसिएट होगा 1 में से अल्फा, तो ये आएगा अल्फा, ये आएगा अल्फा। तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली कितने थे? 1। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा।
1 प्लस अल्फा है। वेपर डेंसिटी नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहती है। वेपर डेंसिटी इनिशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल के। वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम के। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, इनका रेशियो ले लेंगे तो आएगा नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल अपॉन वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू जाएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। यहाँ से अल्फा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में इनिशियल वेपर डेंसिटी नहीं दे रखी होगी, मगर इनिशियली तो केवल क्या था यहाँ पर, PCl5। तो इनिशियल वेपर डेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 अपॉन 2। प्लीज एक्सप्लेन द मोलालिटी वंस अगेन। मोलालिटी क्या होती है? अगर एक सॉल्यूशन में आपने n मोल सॉल्यूट डाल रखा है सॉल्वेंट के W ग्राम में, तो इस सॉल्यूशन की मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। तो मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाएंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ये इस सॉल्यूशन की मोलालिटी है। कैसे पता चलेगा कि कौन से पीएच की वैल्यू कहाँ यूज करनी है? ये तो अजीब सा क्वेश्चन है। इतने सारे मैंने केसेस पढ़ाए तो कैसे पता चलेगा? आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। यही तो सीखने का है कि कैसे पता चलेगा। हाउ टू मेक एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ H2O। आपके कोर्स में डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम है, जिसमें एक एटम को हम इधर ले लेते हैं, एक एटम के ऑर्बिटल इधर ले लेते हैं। बट H2O ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। ऐसे मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल डायग्राम आपके कोर्स में नहीं है। For the reaction H2 plus CO2 gives CO plus H2O. If the initial pressure of H2 and CO2 was equal and X moles per liter of hydrogen is consumed at equilibrium, the correct expression of Kp is, अगर इनके इनिशियल प्रेशर इक्वल थे तो इनके इनिशियल मोल भी इक्वल रहे होंगे, बिकॉज एक ही वेसल के अंदर सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम पे सेम प्रेशर पे H2 और CO2 अगर आपने ली है और उनके इनिशियल प्रेशर सेम है, तो फिर उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम रहे होंगे। X moles per liter of hydrogen is consumed at equilibrium, तो हाइड्रोजन के x मोल्स कंज्यूम हो गए तो CO2 के भी x मोल्स कंज्यूम होंगे, इसके x मोल्स इसके x मोल बनेंगे। और ये पर लीटर है, मतलब वेसल का वॉल्यूम 1 लीटर है, मतलब यही कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है।
द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ Kp इज, Kp का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा? इस रिएक्शन में Kp इक्वल्स टू Kc होना है, तो जो Kc का एक्सप्रेशन होगा वही Kp का एक्सप्रेशन होगा। Kc का एक्सप्रेशन जो रहेगा वो होगा x इंटू एक्स अपॉन n माइनस एक्स इंटू n माइनस एक्स। What is extent of hydrolysis? एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, मतलब सॉल्ट कितना हाइड्रोलाइज हुआ है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस को ही तो बताती है। अगर एसीटेट आयन हाइड्रोलाइज हो रहे हैं तो 1 में से H हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, तो ये H फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस है, या परसेंटेज में बता दें दैट इज 100 मल्टीप्लाइड बाय H। तो ये दोनों ही टर्म एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस को बताती हैं। अगर किसी क्वेश्चन में एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस पूछा है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन? मोर और लेस एक ही टर्म है दोनों। कोवेलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोवेलेंसी याद रखनी होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल जनरली कोवेलेंसी होता है। असर्शन, a salt of strong acid and strong base does not undergo hydrolysis। salt of strong acid strong base हाइड्रोलाइज नहीं होता है, असर्शन करेक्ट है। रीजन, हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वुड बी कंप्लीटली डिसोसिएटेड। यदि ये हाइड्रोलाइज हुए तो इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा, ये बात सही है। अगर ये हाइड्रोलाइज हुए तो इनका हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट NaOH कंप्लीटली डिसोसिएटेड रहेगा, तो इसलिए रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। लुईस कॉन्सेप्ट आगे ब्रॉडली पढ़ाया जाएगा क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लुईस कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। गैसियस स्टेट में रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने वाला कॉन्सेप्ट एक बार और समझा दीजिए। अगर एक मॉलिक्यूल है उसका रेडियस r है, दूसरा एक मॉलिक्यूल है वो इससे 2r से ज्यादा डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल टच नहीं करेंगे, तो इस मॉलिक्यूल के कारण इसको मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट इसको उस मॉलिक्यूल के कारण मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी जो इससे 2r या उससे कम डिस्टेंस पर है। 2r डिस्टेंस पर आ गया मतलब टच हो गया, 2r से कम डिस्टेंस पर तो आ नहीं सकता, तो इस मॉलिक्यूल को फ्री मूवमेंट करने में इसके कारण प्रॉब्लम होगी, इसके कारण नहीं होगी जो इससे 2r से ज्यादा डिस्टेंस पर है। मतलब ये 2r डिस्टेंस के रेडियस के अंदर अंदर जितने मॉलिक्यूल आएंगे, 2r रेडियस का एक स्फीयर बना लें, इस रेडियस के अंदर अंदर जितने मॉलिक्यूल आएंगे उन सबके कारण इसको मूवमेंट में दिक्कत आएगी। तो द वॉल्यूम ऑफ 2r रेडियस 4/3 पाई 2r क्यूब, मतलब 8 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये वॉल्यूम इसको फ्री घूमने नहीं मिलेगा, मगर जब इसको नहीं मिलेगा तो इसको भी नहीं मिलेगा। मीन्स दिस इज द वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर दिस टू मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम फ्री घूमने नहीं मिल रहा है? बाय 2। तो एक मॉलिक्यूल को 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इतना वॉल्यूम फ्री घूमने नहीं मिलता है एक मॉलिक्यूल को। तो एक मोल मॉलिक्यूल को
इतना वॉल्यूम घूमने नहीं मिलेगा। दिस इज द वॉल्यूम विच इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट पर मोल ऑफ द गैस। ये बी की वैल्यू है। एनरिचमेंट फैक्टर क्या होता है? अगर मान लीजिए आपके पास दो गैस हैं, गैस 1 और गैस 2, आपने इन दोनों को मिला के, ये दोनों मिक्स हो गई हैं। अब इन दोनों को अलग करना है। इसका मॉलिक्यूलर मास m1 है, इसका मॉलिक्यूलर मास m2 है। तो आप इनको एक ऑरिफिस से डिफ्यूज कराइए। इसमें से जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो ज्यादा आगे जाएगी, जिसका कम होगा वो पीछे रह जाएगी। इससे दोनों गैस अलग की जा सकती हैं। तो जब हम डिफ्यूजन कराएंगे तो इनको पोरस पार्टीशंस के थ्रू अलग अलग चैम्बर्स में भेजते जाएंगे। यहाँ से डिफ्यूज होकर गैस यहाँ आएगी, फिर यहाँ से डिफ्यूज होकर गैस अगले चैम्बर में जाएगी। तो हर स्टेप पे जिस गैस का मॉलिक्यूलर मास कम है उसका कुछ प्रपोर्शन बढ़ता जाएगा। दैट इज कॉल्ड एनरिचमेंट फैक्टर। प्रज्ञा दुबे, स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ रिलेशन एक बार फिर से बता दीजिए। ये शायद 8 या 10 बार पूछ चुके हैं आप लोग। जितना सा कॉमन सेंस आप लोग नहीं लगा रहे हैं। स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ, दो एटम अगर बहुत स्ट्रांगली जुड़े रहेंगे, मतलब उसके बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो ये एटम पास रहेंगे कि दूर रहेंगे? प्रज्ञा दुबे, क्लास में नहीं है, क्वेश्चन पूछ के चली गई। दो एटम अगर स्ट्रांग बॉन्ड से जुड़े हैं तो वो एटम पास आएंगे ना, उनका फोर्स ज्यादा है तो पास रहेंगे, तो बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी। इतना सा कॉमन सेंस है ये तो। कैन वी क्लासिफाई ऑल रिएक्शन एज एसिड बेस रिएक्शन? एज फॉर ऑल रिएक्शन सोल रीजन इज गिव और टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। डेफिनेशन के चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर आर को कोवेलेंट रेडियस लिया जा सकता है क्या? हाँ, यहाँ पर आर कोवेलेंट रेडियस हो सकता है मॉलिक्यूल का। और कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बाकी को।